मूवी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक स्मार्ट चोर को देखते हैं। उसे बैंक से चोरी के केस में पकड़कर उम्र कैद के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज में ले जाया जा रहा होता है। अल्काट्राज एक ऐसी जेल है जो समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनी है, यानी अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर भी निकल आए तब भी भाग नहीं सकता, क्योंकि आगे उसका रास्ता पानी रोक लेता है। इसी कारण इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता था। यहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप क्रिमिनल रखे जाते हैं। लेकिन जल्दी ही इस जेल की साख मिट्टी में मिलने वाली थी, क्योंकि अब यहाँ एंट्री हो चुकी थी फ्रैंक मॉरिस नाम के एक शातिर चोर की, जो पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका था। मगर इस बार मॉरिस थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि यह जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योर थी। फिर भी मॉरिस अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिल्कुल भी नहीं बिताना चाहता था। वह जितनी जल्दी हो सके इस जेल से भाग जाना चाहता था। जेल में पहुंचते ही मॉरिस भागने का सोचने लगता है। मॉरिस का सिर से पांव तक चेक करके उसे एक सेल में लॉक कर दिया जाता है। एक गार्ड आकर मॉरिस से कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सुबह अचानक एक घंटी बजती है और सभी सेल के गेट अपने आप खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन बहुत सख्त है। कैदियों को सफाई और अपने टाइम पर सेल में जाने के नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में ब्रेकफास्ट खाने आते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी होता है। मॉरिस पूछता है, मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा? जिस पर लिटमस उसे कहता है, अबे ये तेरे बाप का घर नहीं है, जो मिला वही खा ले। तभी वुल्फ नाम का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को चिढ़ाने लगता है। वुल्फ से जेल में हर कोई बहुत परेशान था। वह हर किसी पर अपना जोर चलाता था और उसके ऊपर कई रेप के केस भी थे। इस जेल में एक से बढ़कर एक खतरनाक कैदी रखे जाते हैं। यहाँ लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है और मॉरिस उसे अपना खाना दे देता है। जब मॉरिस मेज के नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि लिटमस एक चूहे को खाना दे रहा है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास लेकर जाता है। मॉरिस वार्डन के ऑफिस पहुंचता है तो वार्डन मॉरिस से कहता है, मैं जानता हूं तुम बहुत शार्प माइंड हो, लेकिन यहाँ ऐसे दिमागों का कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ तुम्हारे जैसे कितने आए पर यहाँ से कोई बचकर नहीं निकला। यहाँ कैदियों के नियम बहुत सख्त हैं। 2 महीने में सिर्फ एक बार ही कोई तुमसे मिलने आ सकते हैं, और वो भी तभी अगर मेरा मूड अच्छा हो। वार्डन बहुत सख्त इंसान था, जो छोटी सी गलती पर भी कैदियों को बहुत सख्त सजा देता था। वार्डन कहता है कि यहाँ से भागने का सोचो भी मत, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पर मॉरिस जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भाग सकता है? पर असल में पहले ही दिन से मॉरिस के दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। इस दौरान मॉरिस मौका देखते ही वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जो वैसे तो एक बहुत छोटी चीज थी, लेकिन मॉरिस जानता था कि अल्काट्राज जैसी जेल में इस छोटी सी चीज से भी बड़ा काम लिया जा सकता है। मॉरिस वापस सेल आते ही नेल कटर को बाइबल में छिपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर मॉरिस को परेशान करता है, पर इस बार मॉरिस उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब मॉरिस अपना असली रूप दिखाता है और उसकी पकड़कर खूब धुलाई कर देता है। वुल्फ को पीटने के बाद मॉरिस की जेल में एक अलग ही रुतबा बन जाता है। हर कोई मॉरिस से डरने लगता है। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक आदमी से होती है, जो इस जेल का सीनियर कैदी था। इंग्लिश को भी 2 लोगों की हत्या के कारण उम्र कैद सुनाई गई थी। उसने अपनी काफी जिंदगी इसी जेल में गुजारी थी और वह जेल के हर कोने से वाकिफ था। उसे यह भी पता था कि आज सुबह मॉरिस और वुल्फ की लड़ाई हुई थी। वह मॉरिस को कुछ किताबें देता है, जिन्हें मॉरिस को हर कैदी के सेल तक पहुंचाना होता है। अगले सीन में खुली जगह दिखती है, जहां कैदी कोई न कोई खेल खेल रहे होते हैं। वहां मॉरिस की मुलाकात डॉक नाम के एक आर्टिस्ट से होती है, जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। डॉक एकदम सीधा साधा इंसान है, जो कई सालों से यहाँ सजा काट रहा है। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था और ज्यादातर समय वह पेंटिंग में ही बिता देता था। उसका कहना था कि अल्काट्राज जैसी जेल में कोई भी पागल हो सकता है, पर उसकी पेंटिंग की वजह से अब तक उसका दिमाग सामान्य चल रहा था। मॉरिस डॉक से पूछता है कि इस पेंटिंग में तुमने ये फूल क्यों बनाए? तुम्हारी शर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक कहता है, ये मेरी खुशी है, जो सिर्फ पेंटिंग में है, मेरे दिल में नहीं। उसके बाद मॉरिस जब अपने दाहिने ओर देखता है तो उसे ऊपर इंग्लिश दिखाई देता है। मॉरिस इंग्लिश की तरफ जाता है। जब मॉरिस उसके पास जाता है तो उसके चेले मॉरिस को रोक लेते हैं, पर इंग्लिश इशारा करता है कि अपना ही आदमी है। मॉरिस उसके पास आकर बैठ जाता है और तुरंत अपना इरादा उसे बता देता है। मॉरिस उससे पूछता है, यहाँ से बचने में आप मेरी मदद करेंगे? ये सुनकर इंग्लिश हंस पड़ता है और कहता है, देखो बेटा, ये सिर्फ जेल नहीं है, ये हमारी कब्र है। यहाँ से निकलना है तो पहले हमें मरना पड़ेगा, तभी हमारी लाश यहाँ से कब्रिस्तान तक पहुँच पाएगी। मान भी लो कि तुम इन बड़ी दीवारों पर चढ़ गए और खतरनाक फोर्सेस को पार कर भी लिए, और किसी जादुई शक्ति से तुम यहाँ के सिक्योर गार्ड्स से बचकर बाहर भी निकल गए, तब भी तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि आगे तुम्हारा रास्ता समुद्र रोक लेगा। इसलिए
इसलिए टाइम बर्बाद मत करो और चुपचाप सजा काट लो, कम से कम जिंदा तो बच जाओगे। लेकिन मॉरिस अपने इरादे पर पक्का था। वह हर हाल में इस जेल से भागना चाहता था। उस रात एक अफसर मॉरिस को बताता है कि तुम्हें कल से कारपेंट्री का काम दिया गया है, 1 घंटे की 50 सेंट मजदूरी भी दी जाएगी। मॉरिस फौरन इस काम के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ उसे कोई ऐसा औजार मिल सकता है जिससे उसके भागने में काम आ सके। अगले दिन मॉरिस लिटमस से यहाँ से बचने का रास्ता पूछता है। लिटमस कहता है, अरे भाई, ये बहुत ही आसान है। हर सेल में एक एयर वेंट होता है, तुम उसके जरिए छत तक पहुंच सकते हो, वहां से शायद तुम बच पाओ। मॉरिस की बातों पर मुस्कुराते हुए वह वहां से चला जाता है। तब डॉक मॉरिस को खबरदार करता है कि वुल्फ तेरी तरफ आ रहा है। तभी वुल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने आता है। मॉरिस अपना कोट उतारकर अपने हाथों में लपेटकर उसके साथ लड़ने लगता है। इतने में एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वुल्फ गार्ड पर भी चाकू से वार कर देता है। अब मामला बिगड़ जाता है और वॉच टावर का गार्ड शूट करने लगता है। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ लड़ना बंद करते हैं। मॉरिस को पता नहीं था कि वॉच टावर पर भी गार्ड था। वह अब एक एक करके इस जेल की हर बात को नोटिस करने लगता है। मॉरिस और वुल्फ को गार्ड्स डी ब्लॉक में ले जाते हैं, जहां रात भर कैदियों को अंधेरे में रखकर टॉर्चर किया जाता है। ये ऐसा सेल था जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है, बेटा, तेरी मौत तो मेरे हाथों होगी। उस रात मॉरिस को तरह तरह के टॉर्चर सहने पड़ते हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। 2 हफ्ते तक इस अंधेरे सेल में रहने के बाद उसे वापस उसके सेल में लाकर रखा जाता है, जहां लिटमस अपने पालतू चूहे के साथ मॉरिस को एक नोट भेजता है जिस पर लिखा होता है, वेलकम बैक। एक दिन चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है जिसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। मॉरिस और चार्ली में जल्दी दोस्ती हो जाती है। मॉरिस फिर उसे अपने दूसरे दोस्तों से भी मिलवाता है। उसी समय वार्डन बिना किसी को बताए हर कैदी के सेल की चेकिंग करता है। जब वह डॉग के सेल में जाता है तो डॉग की बनाई हुई कई पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाता है। वार्डन को देखकर मुस्कुराहट आती है कि दिन ब दिन उसकी पेंटिंग और बढ़ रही है। डॉग ने वार्डन की भी एक पेंटिंग बनाकर रखी होती है। उसे देखकर वार्डन खुश हो जाता है, लेकिन किसी वजह से अगले दिन वार्डन डॉग के उस सेल में बनी सारी पेंटिंग्स को बाहर फेंकवाने का आदेश देता है। वार्डन के इस फैसले ने डॉग को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि डॉग सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। वह अपनी हर बनाई पेंटिंग से बहुत प्यार करता था। यहाँ उसकी वही एक खुशी थी और वह भी उससे छीन ली गई। मॉरिस उसे समझाता है, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ पेंटिंग थी, तुम फिर बना सकते हो। लेकिन डॉग इस सदमे से बाहर नहीं आ पाता। अगले दिन मॉरिस उस हालत को देखकर गार्ड से कहता है, कृपया डॉग पर निगाह रखिए, वह बहुत परेशान दिख रहा है, कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। गार्ड मॉरिस से कहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंट्री का काम दिया जाता है। तभी डॉग चुपके से मॉरिस की जेब में कुछ छिपा कर रख देता है। बाद में वह एक गार्ड को बुलाकर कारपेंट्री के लिए दी गई कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है और चिल्लाकर कहता है, जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। तब गार्ड उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसकी जेब में वही फूल डाल दिया है जो उसने अपनी पेंटिंग में बनाया था। शायद वह मॉरिस को बताना चाहता था कि इन लोगों ने मेरी खुशी मुझसे छीन ली। मॉरिस डॉग की कटी हुई उंगलियां उठाकर एक डब्बे में रखता है और गार्ड से कहता है, जाओ इन्हें अपने वार्डन को दे दो, वह इसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है कि वह देखता है एक कॉकरोच एयर वेंट के अंदर जा रहा है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। उसी समय इंग्लिश आता है और बताता है कि डॉग ने अपनी उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उससे पेंटिंग करने की अनुमति छीन ली गई थी, इसलिए वह तंग आकर खुद अपनी उंगलियां काटने पर मजबूर हो गया। यह सुनकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है, तुम डॉग को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मॉरिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, और वापस टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लेरेंस से होती है। मॉरिस उनसे वैसे ही बातें करता है जैसे वह उन्हें पहले से जानता हो। जॉन और क्लेरेंस दरअसल किसी और जेल में मॉरिस की गैंग में थे। जॉन को अब जेल से भागने का काम आसान लगने लगा, क्योंकि ये दोनों भाई मॉरिस की तरह तेज दिमाग थे। अब ये तीनों जेल से भागने की योजना बनाने लगते हैं। दोपहर को चार्ली की पत्नी उससे मिलने आती है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बेटी भी उससे मिलने आई होती है। इंग्लिश अपनी बेटी को देखकर भावुक हो उठता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी का बचपन उसकी गैर मौजूदगी में गुजरा और वो काफी बड़ी हो गई थी, और इंग्लिश को अपने बच्चे का बचपन न देख पाने का बहुत अफसोस था। दूसरी ओर चार्ली को उसकी पत्नी बताती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वह 2 महीने से ज्यादा नहीं बच पाएगी। ये सुनकर चार्ली भी अल्काट्राज से भागने का सोचने लगता है। तब एक गार्ड आकर कहता है कि मिलने का समय खत्म हो चुका है। चार्ली बहुत परेशान होकर मॉरिस से कहता है, अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाते हो तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लेरेंस की मीटिंग होती है। मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत तक खुलता है। दूसरी बात यह है कि यह जगह समंदर से घिरी हुई है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं।
मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने खुदाई भी पहले से शुरू कर दी है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खुदाई करूं और एक छोटा सा टनल बनाकर छत तक पहुंच जाऊं तो वहां जाकर पता चल जाएगा कि यहां से कैसे भागा जा सकता है। जॉन कहता है, रात को अगर गार्ड को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा। तब क्लेरेंस बताता है कि उसका एक पहचान का नाई है जो कैदियों के बाल काटता है। वह हमें बाल सप्लाई करवा सकता है। उन बालों से हम एक डमी सिर बनाकर बेड पर रख देंगे। फिर अगर हम दीवार की सुरंग से निकलकर ऊपर छत पर भी पहुंच गए तो गार्डों को शक नहीं होगा क्योंकि हमारे बेड पर नकली सिर पड़ा होगा। पर बात अभी भी अटकी थी। जेल से निकल तो गए लेकिन समंदर का पानी कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है कि देखो, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां तुम्हें पुलिस अफसरों के लिए बनाए गए रेनकोट मिल जाएंगे। तुम कुछ रेनकोट चुरा कर मुझे दे देना। हम उनसे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाकर समंदर पार कर सकते हैं। चार्ली कहता है, भाई मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस चार्ली से कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूं तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें ना देख ले, और जब तुम खोदो तो मैं पहरा दूंगा। मॉरिस का प्लान सबको पसंद आता है और उसी रात काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था। उसे चलाने में मॉरिस को बहुत जोर लगाना पड़ता और दीवार खोदना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके हाथों में कई चोटें भी आ गईं, लेकिन वह धीरे धीरे उस होल को खोदने लगता है। अगले दिन खाने की मेज पर वह अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए एक बड़े औजार की जरूरत है। नेल कटर से दीवार खोदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी मॉरिस ने अपनी जेब में रखा चम्मच देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह जानबूझकर चम्मच को अपने जूते पर घिसकर गंदा कर देता है। फिर मॉरिस गार्ड को बुलाता है और कहता है, ये चम्मच गंदी है, मुझे दूसरा चम्मच दे दो। बाकी लोगों ने भी गार्ड से अपने चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने तुरंत चम्मच बदलने की इजाजत दे दी। मॉरिस सीधे टेबल की तरफ बढ़ा जहां एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। जैसे ही वह टेबल पर रखे चम्मच बदलने लगा, जॉन गार्ड को बातों में उलझा लेता है। उस मौके का फायदा उठाते हुए मॉरिस ने एक के बजाय 2 चम्मच उठा लिए और एक को जेब में छुपा लिया। फिर सीधा अपने सेल में चला गया। रात को इंग्लिश उसे किताब देने आता है। मॉरिस पूछता है, क्या यहाँ कोई वेल्डिंग करने वाला या कोई उपकरण मिलेगा? इंग्लिश समझ गया कि मॉरिस के सिर पर अभी भी जेल से भागने का जुनून सवार है। वह कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था कि तुम्हारी कोशिश बेकार होगी। तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान से भी जाओगे। इतने सालों में मुझे कभी भागने का ख्याल नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूँ यह असंभव है। लेकिन अगर तुम जिद्दी हो तो मैं क्या करूँ? कोशिश करो। मॉरिस को उसकी वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मॉरिस लिटमस से माचिस की तीली मांगता है और कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे चूहे को हर दिन अपना हिस्सा का खाना दूंगा। लिटमस, जिसे चूहा बहुत पसंद था, खुश होकर यह डील मान जाता है। उसी रात लिटमस मॉरिस को अपनी माचिस पास कर देता है। मॉरिस ने नेल कटर के एक हैंडल को निकाल दिया ताकि वह एक छोटा सा बेलचा बना सके। फिर उसने चम्मच तोड़कर नेल कटर के हैंडल से जोड़ दिया। माचिस जलाकर दोनों को अच्छे से वेल्ड करके एक नुकीला औजार तैयार कर लिया। बस फिर क्या था, वह वेंट के चारों तरफ खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली पहरा देता है। अगर कोई गार्ड उस तरफ आया तो वह सीटी मारकर मॉरिस को सिग्नल देगा। पर पहरा देते देते चार्ली की आंख लग जाती है। तभी वहां एक गार्ड आ जाता है, पर खुशकिस्मती से उस वक्त इंग्लिश बीच में आकर उस गार्ड का ध्यान भटका देता है। दूसरी तरफ इंग्लिश की बातें सुनते सुनते चार्ली की भी आंख खुल जाती है, पर टेंशन में वह सीटी भी नहीं बजा पाता और कुछ गिरा देता है। मॉरिस उसकी ओर इशारा समझकर वेंट को कवर करके बेड पर लेट जाता है। गार्ड पूछता है, यहाँ कुछ जलने की गंध आ रही है? मॉरिस कहता है, सर, आपके रह कोई यहाँ स्मोकिंग कर ही नहीं सकता, मुझे कोई गंध नहीं आ रही। उस गार्ड को सुकून पहुंचता है कि कोई उसे कदर करता है। वह चला जाता है। उसके जाने के बाद मॉरिस वेंट के चारों ओर का कंक्रीट निकाल देता है, पर वह देखता है कि वेंटिलेशन जाली के साथ स्क्रू भी लगे हुए हैं। उन्हें काटने के लिए कोई शार्प औजार चाहिए। इस दौरान जब भी मॉरिस को बाहर जाने का मौका मिलता, वह ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपके से बाहर गिरा देता है। अगले दिन कारपेंट्री का काम करते हुए वो एक मेटल का टुकड़ा उठा लेता है जो चाकू की तरह तेज होता है, लेकिन चार्ली उसे कहता है, मेटल डिटेक्टर से बचकर तुम इसे बाहर कैसे ले जाओगे? मॉरिस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, वो सब मैं देख लूंगा। जब मॉरिस बाहर जाता है तो दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। असल में मॉरिस ने मेटल हाथ में उठा लिया था। गार्ड पूछता है, ये क्यों लेकर जा रहे हो? मॉरिस कहता है, सर, मैंने सोचा था कपड़े टांगने के लिए इसका इस्तेमाल कर लूं। गार्ड कहता है, ज्यादा होशियार मत बनो, ये मुझे दो। ये कहकर गार्ड उससे मेटल ले लेता है और मॉरिस को पूरी तरह चेक करके जाने देता है। लेकिन हमारा हीरो तो हीरो है। असल में उसने 2 मेटल चुराए थे, एक हाथ में लाया था और दूसरा जूते में छिपाया हुआ था। उस तेज मेटल से वो ग्रिल को काट लेता है। अब बारी आती है गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सिर बनाने की, जिसके लिए ये चारों अपनी अपनी जिम्मेदारी का काम करते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ा पेंट मांगता है। वो कहता है, मुझे आर्ट बनाने का शौक है। गार्ड भी इनकार नहीं करता
और पेंट उसे दे देता है। मॉरिस उस छेद से निकले कंक्रीट को पीसकर पाउडर बना लेता है। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करता है और क्लैरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें जमा करता है। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और पुरानी मैगजीन का इस्तेमाल करके एक नकली सिर, डमी हेड, बनाना शुरू करता है। उस पर पेंट और नकली बाल लगाकर वो इतना असली दिखने वाला सिर बना लेता है कि कोई शक तक न करे। साथ ही मॉरिस ने अपने प्लान को और मजबूत करने के लिए नकली कार्डबोर्ड दीवारें भी बना ली ताकि किसी को शक न हो कि दीवार में किसी ने सुरंग बनाई है। एक रात मॉरिस ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया। उसने अपनी बनाई नकली खोपड़ी को बिस्तर पर रखा और उसे कंबल से गले तक ढक दिया। फिर वो नकली कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकल गया। वहां मॉरिस पाइप्स को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर छत पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचने के बाद मॉरिस देखता है कि ऊपर लोहे की एक ग्रिल है जिस तक वो कूदकर भी नहीं पहुंच पा रहा। इसी बीच एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है, इतनी देर रात तक तुम पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज इतनी जल्दी क्यों सो गया? चार्ली कहता है, जी सर, आज मॉरिस कारपेंट्री का काम करते हुए थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। तभी अचानक गार्ड के हाथ से उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने झुकता है तो देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब लग रहे हैं। चार्ली डर के मारे कांपने लगता है। सोचता है, आज तो काम से गए। गार्ड मॉरिस के सेल में हाथ डालकर उसके बालों को छूता है तो मॉरिस बोल उठता है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या? लकली ठीक वक्त पर मॉरिस नीचे आकर वहीं लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है, छत पर एक रास्ता है लेकिन वो एक ग्रिल से बंद है और बहुत ऊंचाई पर है, मुझे एक और साथी की मदद चाहिए। तब जॉन कहता है, मैंने अपना वेंट पूरी तरह खोद लिया है, आज रात मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, दोनों मिलकर ग्रिल को खोल लेंगे। उसी रात मॉरिस और जॉन अपने अपने वेंट के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस ग्रिल को पकड़ लेता है। जॉन देखता है कि ये लोहे की ग्रिल बहुत मजबूत है और पूरी तरह वेल्ड की हुई है। इसे निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ड्रिल मशीन से काटना। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सब अपने अपने मन का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे एक छोटे से पंखे पर पड़ती है। वो सोचता है कि शायद इससे ड्रिल मशीन बनाई जा सकती है। वो चार्ली से कहता है, तुम किसी तरह इस पंखे को यहाँ से छुपा लो। चार्ली बहुत आसानी से उस छोटे पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा देता है। जब चार्ली बाहर निकलता है तो गार्ड्स उसका बॉक्स चेक भी करते हैं लेकिन उन्हें पंखा नहीं दिखता और चार्ली को जाने देते हैं। जैसे ही वो पंखा मॉरिस के हाथ में आता है, मॉरिस उस पर काम शुरू कर देता है। कई घंटों की मेहनत के बाद वो पंखे से एक ड्रिल मशीन बना लेता है। उसी रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर उस लोहे की ग्रिल को ड्रिल मशीन से काटने लगते हैं। ड्रिल मशीन की आवाज काफी तेज थी। आवाज सुनकर गार्ड ऊपर आने लगते हैं लेकिन तब तक मॉरिस ग्रिल का एक रॉड काट देता है और ड्रिल की आवाज बंद हो जाती है। आवाज बंद होते ही गार्ड उसे अनदेखा कर वापस चले जाते हैं। अब इन चारों ने भागने के लिए अपने सारे रास्ते खोल लिए थे, जिसके बाद वो किसी भी रात दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्राज से भागने वाले बनने वाले थे, जहां से आज तक कोई भी नहीं भाग पाया था। अगले दिन फिर उनकी मीटिंग होती है, वो भी मूवी हॉल में, जहां सब फिल्म देख रहे होते हैं। फिल्म की आवाज के बीच मॉरिस जॉन और क्लैरेंस से पूछता है, क्या तुम्हारा वेंट तैयार है और उन रेनकोट्स का क्या हुआ जिनसे हम ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाने वाले थे? वो बताते हैं, सब तैयार है, हमारा डमी सिर भी बिल्कुल रेडी है, बस निकलने की देर है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग के दिए हुए फूल को टेबल पर रखा। वार्डन ने जब वो फूल देखा तो वह गुस्से में आकर फूल को हाथ से मसल देता है। ये देखकर लिटमस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो फूल डॉग का फेवरेट था और डॉग मर चुका था। लिटमस गुस्से में वार्डन पर हमला कर देता है और कहता है, एक तो तुमने डॉग को मार दिया और अब उसकी दी हुई छोटी सी निशानी को भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन जैसे ही वो वार्डन पर झपटता है, उससे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। मॉरिस वार्डन पर बहुत गुस्सा होता है और चारों उसी रात भाग निकलने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार कर रहा होता है ताकि गार्ड्स की निगरानी थोड़ी ढीली हो जाए और वो आसानी से निकल सके। तभी मॉरिस के सेल में इंग्लिश आता है और उसे कुछ किताबें देता है। मॉरिस कहता है, आखिरी बार तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस ने यहाँ से भागने का पक्का प्लान बना लिया है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो आगे हुआ उसकी मॉरिस ने कल्पना भी नहीं की थी। वार्डन अचानक उसके सेल की जांच करने आ जाता है, जैसे किसी ने उसे प्लान के बारे में बता दिया हो। मॉरिस बहुत घबरा जाता है क्योंकि महीनों की मेहनत पर पानी फिरने वाला था। वार्डन ने मॉरिस के सेल के हर कोने को चेक करने का हुक्म दिया। गार्ड्स हर चीज की तलाशी लेते हैं, लेकिन मॉरिस कोई आम कैदी नहीं था। उसने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एकदम साफ सुथरा और परफेक्ट प्लान बनाया था, जिसे वार्डन तो क्या उसका बाप भी पकड़ नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब वार्डन ने उस जगह से सूटकेस हटाया जहाँ से मॉरिस ने सुरंग बनाई थी, तो वहाँ भी मॉरिस नहीं पकड़ा गया क्योंकि उसने पहले से ही नकली कार्डबोर्ड बनाकर दीवार में बड़ी बारीकी से फिट कर रखा था। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वार्डन और गार्ड्स चले जाते हैं, लेकिन एक गार्ड कहता है, मॉरिस और चार्ली रात भर बातें करते रहते हैं।
मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वार्डन कहता है ठीक है, परसों मॉरिस का सेल बदल देना ताकि वो दोनों साथ न रहें और न बातें कर पाएं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय वुल्फ फिर मॉरिस को धमकाता है और कहता है आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस अपने साथियों से कहता है ये गधा सही कह रहा है, आज रात वाकई मेरी यहाँ आखिरी रात होगी। लेकिन दोपहर को ही वुल्फ मॉरिस पर चाकू से वार करने जाता है। तभी इंग्लिश बीच में आकर वुल्फ को पकड़ लेता है। असल में इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता था, वो कामयाब हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश उसका साथ देना चाहता था। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली सबने अपने अपने वेंट के रास्ते से निकलकर ऊपर छत पर मिलने का फैसला किया। यहाँ तक कि चार्ली भी अपने साथियों के साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने सेल में पहुंचता है उसे घबराहट होने लगती है। सेल में अकेला बैठकर वो सोचता है और आखिरकार उसने प्लान में शामिल न होने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ उसके तीनों साथी अपने अपने वेंट के रास्ते से निकलकर ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं। वो तीनों काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन जब बहुत समय बीत जाता है और चार्ली नहीं आता तो वो तीनों चार्ली को छोड़कर भाग निकलने का फैसला कर लेते हैं। तीनों अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि उधर चार्ली की आंखों के सामने उसकी आजादी का सपना धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। तीनों सर्चलाइट से छुपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आखिर में बिल्डिंग के एंड तक पहुंच जाते हैं। उसी वक्त सेल में बैठे चार्ली के दिल में अचानक जोश उठता है। वो भी भागने का इरादा कर लेता है। वो अपने वेंट के रास्ते से निकलकर ऊपर छत तक पहुंच तो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अकेला ऊपर के उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी आजादी का मौका डर की वजह से खो दिया। दूसरी तरफ वो तीनों छत पर पाइप से लटक कर नीचे जमीन पर आ जाते हैं और टॉवर में बैठे सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बचते हुए जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं। फिर वो तीनों बारी बारी से उस फेंस पर चढ़कर जेल से बाहर निकल आते हैं। अब वो तीनों तेजी से दौड़ते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं। वहां जाकर वो अपने रेनकोट निकालते हैं और उनमें मुंह से हवा भरने लगते हैं। मुंह से हवा भरने में उन्हें काफी वक्त लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो तीनों पूरी ताकत लगाकर किसी तरह रेनकोट से बनी ट्यूब बोट को फुला देते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। इसी तरह वो तीनों अल्काट्राज की रुतबे को मिट्टी में मिला देते हैं और आजादी की ओर निकल पड़ते हैं। अगली सुबह एक गार्ड हर सेल को चेक कर रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही वो चार्ली के पास पहुंचता है, चार्ली अपने सेल में एक भूत की तरह खड़ा होता है और दिल ही दिल में खुद को कोस रहा होता है कि काश कल रात थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेता तो शायद बाकी लोगों के साथ बच निकलता। गार्ड पूछता है तुम्हारा दोस्त इतनी देर तक क्यों सो रहा है? ऐसा कहकर वो मॉरिस के सेल की तरफ बढ़ता है और उसे आवाज देता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। गार्ड को गुस्सा आता है। वो सेल खोलता है और मॉरिस को बालों से पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे जोर से खींचता है, मॉरिस का सिर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मॉरिस अब सेल में नहीं था, बल्कि बाहर की दुनिया में अपनी आजादी का मजा ले रहा था। बिस्तर पर तो उसने बस अपना डमी हेड छोड़ दिया था। इसके बाद पूरे अल्काट्राज में सायरन बजने लगते हैं और खबर फैल जाती है कि कुछ कैदी जेल से भाग चुके हैं। अब वार्डन पूरे जेल के कोने कोने में उन तीनों को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उन्हें अंदर नहीं पाता तो समुद्र में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करता है। वार्डन को यकीन नहीं होता कि वो तीनों बच निकले होंगे। उसे लगता है वो जरूर पानी में डूबकर मर गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था वो तीनों बहुत स्ट्रांग थे। वो समुद्र पार कर चुके हैं और अब आजादी की सांस ले रहे हैं। हेडक्वार्टर से अफसर लगातार वार्डन से पूछताछ करते हैं, जब वो तीनों भागे तब तुम क्या कर रहे थे? वार्डन टेंशन में होता है। उसी वक्त उसे वहीं एक टेबल पर डॉग का वही पसंदीदा फूल मिलता है। इसका मतलब साफ था, मॉरिस डॉग से बदला भी लेना चाहता था। तभी सर्च टीम का हेड आता है और कहता है सर, हर जगह तलाश कर ली, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली। अब वार्डन अपनी नौकरी और इमेज बचाने के लिए कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसे रिपोर्ट लिखो कि उन तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में डूबकर मर गए। लेकिन वार्डन की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ और इसके बाद मॉरिस अल्काट्राज जेल तोड़ने वाला जीनियस कहलाया। इस वाक्य के सिर्फ 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि अब किसी को भी इस जेल की सुरक्षा पर यकीन नहीं रहा। इसी सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म यहीं खत्म होती। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।